काशी गंगा घाट पर एक महिला गंगा में खड़ी होकर सुबक सुबक कर रोने लगती है। कहती है कि माँ, मैं वो अभागन पत्नी हूँ जिसने आखिरी वक्त में अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा। माँ, मैंने तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मुझसे ऐसे क्या पाप बन गए जो मेरे साथ ऐसा हुआ। एक छोटी सी लड़ाई ही तो थी, मुझे नहीं पता था कि ये लड़ाई मेरे जीवन को इस कदर बदल देगी। और वो रोने लगती है। पीछे से उसकी जवान बेटी अपनी माँ को चुप कराती और कहती है कि माँ, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज पापा हमारे बीच में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है। और चलो थोड़ी देर गंगा मैया में सैर कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद वो लड़की एक नाव वाले भैया को रोकती है। अब वो जैसे ही नाव वाले अंकल को रोकती है, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा होती है, तो वो उस व्यक्ति को घूरने लगती है। थोड़ी ही देर में उस लड़की की माँ भी, जो गंगा मैया में खड़ी हुई थी, वो भी उस नाव वाले को घूरने लगती है और कहती है, गंगा मैया की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहती है कि माँ, आज मुझे यकीन हो गया कि तू सच में ही माँ है और तू एक बेटी के दर्द को नहीं झेल सकती। तू जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेगी। आखिरकार माँ बेटी के जीवन में कौन सा चमत्कार हुआ था दोस्तों, हम तो केवल चमत्कार का नाम नहीं देंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जो दोनों माँ बेटी अब तक रो रही थी, उनके चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है और खुशी उनके चेहरे से झलकने लगती है। दोस्तों, एक घटना क्या होती है, ये घटना कुछ ऐसी होती है जिसमें कुछ अनसुलझी गुत्थियां हैं, जिन्हें आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को सभी से प्यार भरा नमस्कार। कैसा है मेरा YouTube परिवार? आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगलमय होंगे। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब परिवार में सब लोग अच्छे से और बहुत बढ़िया रहते हैं। तो चलिए घटना की तरफ कहें या कहानी की तरफ कहें, कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल में। एक गांव होता है। कहानी की जो शुरुआत है वो 2010 से होती है। दोस्तों, ये परिवार रहता है। परिवार में रमेश और शिल्पा नाम की दो पति पत्नी रहते हैं। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रूही होता है। बेटी 18 साल की है और स्कूल में पढ़ रही है। दोस्तों, बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है, लेकिन घर में गरीबी इतनी है कि खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। अब घर का खाना जुटाएं या उस घर की बेटी को पढ़ाएं। इन सभी चीजों को देखकर जो घर के हालात हैं वो हमेशा लड़ाई के बने रहते हैं। पति पत्नी रमेश और शिल्पा में अक्सर बहुत जोर जोर से लड़ाई हुआ करती और बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर विवाद खड़े होते हैं। अब दोस्तों, एक दिन रमेश और शिल्पा में बहुत जोर से लड़ाई होती है और रमेश इतना नाराज हो जाता है कि कहता है कि मैं आज घर छोड़ के जा रहा हूँ। हालांकि उसके मन में ये बात नहीं होती और वो जैसे ही बेटी 18 साल की रोकती है रूही, तो वो कहता है कि बेटी, मैं तेरे दादी दादा से मिलने जा रहा हूँ। दादी दादा और जगह रहते हैं। दोस्तों, वो अक्सर अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाया करता, क्योंकि उसका बड़ा भाई शहर में रहता है। अब यही सब कुछ चल रहा था तो वो घर से चला जाता है। पत्नी कहती है कि जैसे पहले आ जाया करता है ऐसे ही आज भी आ जाएगा, और अपनी बेटी को समेटकर अपने घर के काम में लग पड़ती है। दोस्तों, जो रमेश होता है वो गायनेश्वरी नाम की गाड़ी की टिकट बुक करता है और वहां से टिकट बुक करने के बाद अब वो उस गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ दूर जाकर पता चलता है, एहसास होता है कि वो ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। और दोस्तों, 5 डिब्बे इस गाड़ी के पटरी से उतर जाते हैं और जैसे ही डिब्बे पटरी से उतरते हैं वैसे ही सामने से आ रही मालगाड़ी इन सभी डिब्बों को बहुत बुरी तरह से इधर उधर कर देती है। दोस्तों, ये मंजर बहुत भयावह था और ये सभी के दिल को झंझोर कर रख चुका था। और यहाँ पर जो शिल्पा होती है और रूही होती है, उसे भी पता होता है कि उसका पिता कौन सी गाड़ी से दादी दादा के पास जा रहा था। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ताज्जुब की होती है। जो रमेश होता है वो इस कदर से उस ट्रेन से उछलता है कि ना ही तो उसे चोट आती है ज्यादा गहरी, उसको हल्की फुल्की चोट आती है। और दोस्तों, वो सबसे दूर अलग जाकर गिर जाता है, क्योंकि रमेश इस बात को बताता है। अब ये होता है। उसके बाद ये खबर जोर शोर से मीडिया में चलती है। दोस्तों, किसी का अपना पिता खोया था, किसी की माँ खोई थी, किसी की बेटी गई थी। करीबन 150 से 170 लोग इस हादसे में भगवान को प्यारे हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। इतना भीषण ये हादसा होता है। अब यहाँ पर ये खबर जैसे ही टीवियों पर छाती है, तो ये खबर रूही बैठकर अपने टीवी पर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते कहती है कि माँ, इसी गाड़ी से तो पिताजी गए हैं दादी दादा से मिलने, अब क्या होगा। दोनों माँ बेटी वहां पर आती हैं जहां पर दोस्तों ये घटना घटी थी। लेकिन यहाँ पर जो रमेश की पत्नी होती है शिल्पा,
वो चीखती है, चिल्लाती है, हर इंसान को देखती है। कई लोग बहुत बुरी हालत में वहां पर पड़े हुए थे, सभी को देखती है, लेकिन इसको अपना पति रमेश कहीं पर भी नहीं मिलता है। दोस्तों, ये प्रशासन से भी बात करती है, लेकिन हमारा कानून ये कह देता है कि तब तक उसका शव बरामद नहीं होगा या कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम उस व्यक्ति को ना ही तो मृत घोषित कर सकते हैं और ना ही हमें पता है कि वो व्यक्ति कहां पर है। अब दोस्तों, इस हादसे को देखते वक्त सरकार एक ऐलान करती है कि जितने भी लोग इस हादसे में इस दुनिया से गए हैं, उन सभी को 12-12 लाख रुपए जुर्माना मिलेगा। अब यहाँ पर ना ही तो रमेश का शव मिला था दोस्तों, ना ही कहीं पर रमेश मिला था। यहाँ पर जो शिल्पा होती है रूही के साथ दोस्तों प्लेटफॉर्म पर बैठी रहती है, जहां पर वो कई दिनों तक उसका यही हाल होता है, लेकिन उसके पति का कोई भी अता पता नहीं होता है। जब पति का अता पता नहीं होता है तो उसके बाद वो कई दिनों तक पुलिस वालों के पीछे घूमती है। पुलिस वाले भी ये कह देते हैं कि जब आपके पति मिले ही नहीं है तो बताओ हम क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कश्मकश जो होती है शिल्पा को बड़ी बेचैन कर देती है। जवान बेटी को साथ लेके कब तक वो घूमे, तो वो एक दिन हार थक कर 4-5 दिन हो जाते हैं तो कह देती है कि जब मेरा पति मिल जाए तो मुझे बता देना मैं क्या करूं, क्योंकि दोस्तों रमेश के परिवार का खासा कोई इतना ज्यादा रिश्तेदार या जानने वाले नहीं होते हैं। अब वहां से वो अपनी जवान बेटी को लेकर घर चली जाती है। दोस्तों, घर मातम पसरा हुआ था, ना ही तो पति की डेड बॉडी मिली थी और शिल्पा के मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। माँ बेटी लिपट लिपट कर रोया करती, फिर चुप हो जाया करती, कभी पड़ी पड़ी सो जाया करती। दोस्तों, इसी तरह दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं, लेकिन शिल्पा का पति उसे नहीं मिलता है। इस बीच में दोस्तों, जो शिल्पा की बेटी होती है, रमेश और शिल्पा की रूही बेटी, अब यहाँ पर शिल्पा कहती है कि बेटी, चाहे मुझे दूसरों के घरों में काम करना पड़े, तुम्हारे पिता तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, दादी दादा भी हमारे पास नहीं रह सकते क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हम क्या खाक उठाएंगे। दोस्तों, कहते हैं दुख कभी जाता नहीं है, हम थोड़ा सा उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता है। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटी ने जीना शुरू कर दिया था और यहाँ पर शिल्पा अपनी बेटी के लिए दूसरों के घरों में काम करती है और अपनी बेटी को पढ़ाती है, क्योंकि बेटी का पढ़ने में तेज दिमाग होता है। और रूही भी कह देती है कि माँ, शादी तो मेरी हो नहीं सकती क्योंकि इतने पैसे हमारे पास में नहीं है, मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है। अगर हम कुछ अच्छे से हो जाएगा मेरी जिंदगी में तो आप भी और मैं भी एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। माँ, पापा नहीं है तो आज से मैं आपका पापा हूँ और आप मेरी पापा हो, हम ऐसे ही अपना जीवन गुजारेंगे। दोस्तों, शिल्पा की बेटी रूही बड़ी समझदार होती है, वो पढ़ने पर पूरा फोकस करती है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करती है और दोस्तों ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पर रूही कुछ टेस्ट देती है, एग्जाम देती है और एक पढ़ाई ऐसे फोकस में करती है कि वो लड़की दरोगा बन जाती है। जब बेटी दरोगा बनती है तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। माँ अपनी बेटी को जगह जगह पे चूमती है और कहती है कि बेटी, अगर तेरे पिता होते तो वो कितने खुश होते। एक छोटी सी लड़ाई थी, अगर वो उस दिन नहीं जाते तो शायद वो भी आज हमारे बीच में होते। तो वो कहती है कि माँ, मैं पिताजी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपका ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ और आगे भी रखूंगी। अब यहाँ पर शिल्पा कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तो वो बेटी कहती है कि नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर मैं शादी करूंगी तो फिर आप कहाँ रहोगी, और मैं यहाँ से चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। यहाँ पर शिल्पा इमोशनल हो जाती है, अपनी बेटी का आंसू पोंछते कहती है कि बेटी, तू कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। तो वो कहती है कि माँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं दरोगा बन चुकी हूँ। यहाँ पर जो शिल्पा होती है अपनी बेटी दरोगा से कहती है कि बेटी, मैं तेरे पिताजी को खो चुकी हूँ और मैंने ना ही उसको आखिरी वक्त पर देखा, और जब वो जा रहा था तो मैं ये कह रही थी कि जाने दो, जाएगा, वापस लौटकर यहीं आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेटी वो यहाँ पर नहीं आएगा। मेरी इच्छा है मैं काशी में जाऊं और गंगा जी में खड़ी होकर तेरे पापा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि शायद उस दिन मैं कड़वे बोल ना बोलती या तुम्हारे पापा से लड़ाई ना करती तो शायद आज तुम्हारे पापा मेरे और आपके बीच में होते। शायद मेरी गलती है, मेरे अल्फाजों की गलती है, जो मैंने लफ्ज बोले थे मैं उस दिन चुप रहती, कहीं वो ही तो नहीं सच हो गए। और दोस्तों वो भावुक हो जाती है तो बेटी कहती है कि माँ, इतनी सी बात है, चलो पहले काशी चलेंगे। दोस्तों दोनों माँ बेटी काशी जाते हैं। काशी के घाट पर जाकर जाते ही जो शिल्पा होती है उसकी सुबकियां शुरू हो जाती हैं और वो रोने लगती है। रोती रोती वो गंगा मैया के पास जाती है और गंगा मैया से पानी
अपने हाथों में भरकर और सूर्य नारायण को देती है और कहती है कि माँ गंगा, मैं शायद बहुत अभागन हूं जो अपने पति का आखिरी वक्त में चेहरा नहीं देख पाई। अगर मैं उससे गलत शब्द या उससे लड़ाई नहीं करती तो शायद वो मेरे बीच से नहीं जाते। ये मेरी गलती है, इस पाप से मुझे मुक्ति दिलाना। जो पिछले पाप थे उसके कारण मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हो गया और अब भी मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। पीछे दरोगा बेटी खड़ी हुई होती है और कहती है कि माँ, आपने कोई पाप नहीं किया, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही था। आप लड़ाई करती या ना करती ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस मत करो, क्योंकि दोस्तों जो शिल्पा थी, जिस दिन से उसका पति गया था 2010 से, वो उसी दिन से अपने आप को कोसने लगती है, सर में हाथ मारती है कि जो सब कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अब यहाँ पर इतनी देर में ही शिल्पा की बेटी रूही दरोगा कहती है कि माँ, इन बातों को छोड़ो और चलो आज आपको नजदीक से गंगा मैया के दर्शन कराते हैं, नौका विहार करते हैं, यानी कि नाव में बैठकर गंगा मैया में घूमते हैं। अब दोनों माँ बेटी में यही बात हो रही थी दोस्तों। उसके बाद वो बेटी कहती है, एक अंकल उसे दिखाई देता है, सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ रही है और वो उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहती है कि अंकल, हमें अपनी नाव में बिठा लो, कितने पैसे लोगे? मुझे और मेरी माँ को इस नाव में घुमा दो, गंगा मैया हमें नजदीक से देखनी है। वो व्यक्ति अपनी नाव लेकर किनारे के नजदीक आता है। जैसे ही किनारे के नजदीक आता है तो वो लड़की उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करती है। दोस्तों दूसरी तरफ जो शिल्पा होती है वो भी उस व्यक्ति को देखकर उसे एकदम झटका सा लगता है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। खुशी क्यों आती है? क्योंकि शिल्पा को लग रहा था इसका ये वही पति है जो करीबन आज से 10 साल पहले इससे दूर हो चुका था और ये तो इस दुनिया से जा चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि तुम रमेश हो ना? तो वो कहता है कि नहीं, मैं कोई रमेश नहीं हूं, तुम ये क्या कह रही हो? तभी वो कहती है शिल्पा कि झूठ मत बोलो, तुम रमेश हो, एक बार अपनी नाव से नीचे उतर कर आओ। तो वो कहता है कि तू पागल हो गई है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? दोस्तों यहाँ पर यही बहस चलने लगती है। रमेश बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता। अब इन सब के बीच में जो रूही होती है वो रोने लगती है और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लेती और कहती है कि पापा, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सकती, एक दरोगा की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, तुम मेरे ही पापा हो। जब वो व्यक्ति सुनता है कि ये दरोगा कह रही है तो वो कहता है कि बेटी, क्या तुम दरोगा बन चुकी हो? तो वो कहती है कि माँ देखो, ये पापा ही है। जैसे ही मेरी तरक्की के बारे में पता चला तो एक बाप ही इतना खुश हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर रमेश अपनी नजरें नीची करके खड़ा हो जाता है। अब शिल्पा देखकर उसकी छाती में दुख से मारने लगती और कहती है कि तू कैसा पति है, तू जीवित है और यहाँ पर अपनी अच्छी जिंदगी बिता रहा है, तुम्हें नेक ये नहीं आया कि तुम्हारी पत्नी और बेटी कैसे रह रही होंगी? आज तक तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। तो रमेश की आंखें भर आती हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तो गंगा मैया से माफी मांगने आई थी कि मेरी लड़ाई की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन तुम तो यहाँ पर काम कर रहे हो। दोस्तों रमेश कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे जोड़ कर रखे हैं इसी काम से कि कभी मैं गांव जाऊंगा और तुम्हारे पास उन पैसों को रखकर जरूर आऊंगा रात रात को। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम इतने नाराज हो गए उस लड़ाई से कि तुम हमें छोड़कर यहाँ पर आ गए? उसके बाद रमेश कहता है कि नहीं, मजबूरी थी। शिल्पा कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी? उस दिन ट्रेन पटरी से उतरी थी, 5 डिब्बे, पता नहीं किस तरह से मैं उन डिब्बों से उछलकर ऐसे गिर गया कि मुझे ना ही तो ज्यादा चोट आती है और ना ही कोई परेशानी होती है, लेकिन वहां पर बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। उसके बाद मैं गुस्से में तब भी था, इतना गुस्से में होता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में छोटी सी जांच कराता हूँ। जांच कराने के बाद वहां पर एक टीबी लगा हुआ था, कुछ पैसे मेरे जेब में होते हैं। मैं वहां से उठकर तो इस वजह से गया था क्योंकि घर की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि माँ बाप के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी चोटें मुझे आ चुकी थी, मेरा पैर सूज चुका था, तो मैं उन सब चीजों को देख रहा था। तभी मैं टीवी देखता हूँ और टीवी में वो खबर बहुत जोर से चल रही थी और उसमें एक चीज देखता हूँ कि जो जो इस ट्रेन हादसे में जिन लोगों को घायल हुए हैं, जिन लोगों को परेशानी हुई है, उन लोगों को 12-12 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैं उस दिन से ही शिल्पा वहां से चुपचाप अपना इलाज कराकर और यहाँ पर आ गया था कि जब मैं नहीं मिलूंगा, मृत होने की घोषित हो जाएगा और उसके बाद तुम दोनों को 12 लाख रुपए अगर मिल गए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। तुम्हें वो 12 लाख रुपए मिल गए ना, तभी तुम इतने अच्छे से जिंदगी बिता रही हो और मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अफसर बन पाई है। दोस्तों शिल्पा कहती है कि बस पढ़ा लिखा नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतने अनजान बन जाओ और ऐसे पागल बन जाओ कि तुम्हें आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं हो। ऐसा होता है भला?
अरे वो लोग तो जब मानेंगे इस बात को जब तुम्हारा सब मिलेगा। सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया कि तुम इस घटना में जा चुके हो। हालांकि तुम उस ट्रेन में बैठे थे, इन सब चीजों की टिकट वहां पर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों टिकट उसके जेब में थी, लेकिन रजिस्टर में उसका नाम जरूर था। मैं सिद्ध ही नहीं कर पाई कि तुम इस दुनिया से चले गए। मैं उस दिन से तुम्हारे लिए कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। मुझे कहीं कोई पैसे नहीं मिले। जब तक पैसे नहीं मिल पाते हैं, जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि वो व्यक्ति सच में ही इस हादसे में मर चुका है। लेकिन जब तुम्हारा कुछ भी नहीं मिला तो तुमने ये कैसे सोच लिया, और उसके बाद तुम सोचो वो पैसों से मेरा घर नहीं चला, मैंने दूसरों के घरों में काम किया, तुम्हारी बेटी को पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी बेटी को इतना सक्षम बनाया कि ये आज एक दरोगा है और आज हमारी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। रमेश रोने लगता है, कहता है कि इतनी बड़ी बेवकूफी मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो उसी दिन से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर काम करने लग गया। कई सालों में मुझे काम मिलता है, लेकिन वो सारे पैसे जोड़कर रख रखे थे। उन पैसों का भी सोचना था कि तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, एक बिछड़ा हुआ परिवार इस कदर मिलता है कि उस परिवार में सभी एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं और तीनों जने गले मिलते हैं। आज से ही जो शिल्पा होती है, रमेश की वो नाव छुटवा देती है और कहती है कि चलो अब तुम्हें हमारे साथ घर रहना होगा। लेकिन दोस्तों, रमेश को गंगा मैया से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वो भक्ति करने लगे थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा भक्ति में आनंद आया करता। तो वो कहता कि मैं कुछ दिनों के लिए घर चल सकता हूँ, लेकिन गंगा मैया से मैं अब दूर नहीं रह सकता। बेटी दरोगा है। अब यहाँ पर जो रमेश होता है दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी बेटी की शादी करता है, अच्छे घर में बेटी को देता है और यहाँ पर वो शिल्पा को अपने साथ लाकर अब काशी में दोनों पति पत्नी रहते हैं। और जो रमेश होता है वो पूरे दिन नाव चलाता है और उस नाव चलाने से उनका घर चलता है। बेटी भी वहीं पर मिलने के लिए आ जाती है और ये परिवार खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। कोई भी कमी इनके परिवार में नहीं होती है। तो दोस्तों, कहानी को लाने का क्या उद्देश्य था? केवल एक ही उद्देश्य था कि जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं जाते हैं, दुख सुख का एक जोड़ा होता है। अगर दुख आया है तो याद रखना कभी सुख भी आएगा। अगर अंधेरा है तो रोशनी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि अंधेरे के बाद जरूर रोशनी आती है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। कभी भी ना हमें अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी ऐसी होती है दोस्तों, आपको एक जज्बा देती है कि खड़े होइए, आप भी कुछ कर सकते हैं। जब यहाँ पर रूही इतने संघर्ष से पढ़ लिख सकती है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? जहाँ पर एक परिवार, बिछड़ा हुआ परिवार होता है, शायद ऊपर वाले ने, विधाता ने उनका मिलना हुआ तय लिख रखा था दोस्तों। जो गंगा के घाट पर पूरा परिवार मिल जाता है और एक पत्नी को तभी एहसास होता है कि मुझे गंगा पर जाना है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है और कौन हमें मिला रहा है, ये तो एक सोचने की बात है। ये कहानी लाखों दिलों पर राज करती है और बहुत लोगों को प्रेरणा देती है। अब आप लोगों को उन लोगों के नाम बताते हैं जो हमारी कहानी पर बेस्ट कमेंट करते हैं और जिनके कमेंट हमें बड़े प्यारे लगते हैं। पहला नाम है चंद्रेश यादव, सुपौल बिहार से। दूसरा अनमोल अमर सिंह हरनाम। हरनाम सिंह ने कहा है कि आपकी कहानी सत्यता पर आधारित है। दोस्तों, हरनाम। अब दिव्यांश कुमार, गौतम कुमार, माधुरी शर्मा। माधुरी शर्मा जी हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं। कई कमेंट हमने उनके पढ़े हैं और कई बार उनका नाम भी लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, रविंद्र सिंह, वंदना कुशवाहा। वंदना कुशवाहा ने बहुत अच्छा कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि पुनर्जन्म होते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक ऐसी कहानी है और एक ऐसी घटना है जहां पर एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। तो यहाँ पर हम वंदना जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप लोगों को सही संदेश दिया, कि बताया कि ऐसी चीजें होती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितनी भी कहानी आती हैं सत्यता पर आधारित होती हैं। केवल हम कोई भी घटना ऐसी लेकर नहीं आते जिससे शायद हम और आप भ्रमित हो। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि सच को जानो और सच के साथ एक अच्छी जिंदगी और बेहतर जिंदगी बिताओ। अगर आप गलत कर्म करोगे तो उसका आपको आगे चलकर हर्जाना भुगतना होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बता दें, एक हमने कल वीडियो बनाई थी पुनर्जन्म पर और वहां पर कई लोगों ने कहा कि कहां पर प्रूफ है, क्या है। तो भाई प्रॉपर एक व्यक्ति ने होडल से कमेंट किया है, पलवल के पास जो होडल होता है, और उस व्यक्ति का कमेंट हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने बारे हैं। तो आप उस कमेंट को पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि घटना कितनी सत्य है, कितनी झूठ है। दोस्तों, होडल का ये व्यक्ति है और उसका कमेंट है, तो उस कमेंट को जरूर पढ़ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।